धन्यवाद विद्यार्थियों। आज बात करेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके जितने भी प्रश्न है वो सारे मैं आपको उत्तर सहित बताने का प्रयास करूंगा और बोर्ड का जो इस बार पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के प्रश्न कितने आएंगे वो भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे जाते हैं तो वहां डाउनलोड बुक्स, ओल्ड बुक्स और मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इसके लिंक में आपको जो भी मॉडल पेपर दिए हुए हैं वो सारे यहाँ से इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कक्षा का मॉडल पेपर है आप 2026 के डाउनलोड कर सकते हैं, सेकेंडरी का, सीनियर सेकेंडरी का, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वगैरह के। अब मैं आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले तो बात करेंगे कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा आपका बोर्ड परीक्षा का और पूर्णांक होंगे 80। 100 नंबर के पेपर में से 20 नंबर है आपके सत्रांक के सेशनल मार्क्स से होते हैं, जिसमें आपके तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक तक के मार्क्स है और इसके अलावा उपस्थिति वगैरह उनके जुड़ करके 20 मार्क्स है वो आपके सेशनल होते हैं और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इसमें 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये करना है और अब इसमें जो वेटेज किस तरीके से होगा, सबसे पहले बात करेंगे प्रश्नों का प्रकार है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ जैसे मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न है वो विकल्पात्मक यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी अवसर वाले प्रश्न वो 18 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के आएंगे, तो कुल मिलाकर 18 अंक उसके हो गए। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जहां आपको खाली जगह दी हुई होगी आपको उत्तर लिखना है वो 6 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के, यानी कुल मार्क्स हो गए 6। इसके अलावा अति लघुत्तरात्मक यानी 12 अंकों के आपके एक नंबर के प्रश्न आएंगे, उनका भी उत्तर भी आपको एक लाइन में या एक पॉइंट में आपको देना होगा। तो इस तरीके से 18 + 6 + 12 यानी कुल 34 जो भी प्रश्न है, 36 प्रश्न, तो काफी बड़ा आंकड़ा है। 36 प्रश्न आपके लगभग एक नंबर के आएंगे, जिसमें आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, या तो एक लाइन में लिखना है या एक शब्द में, वर्ड में आपको लिखना है। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए अच्छे अंक प्राप्त करने का। और इसके लिए मैंने प्रत्येक अध्याय के, चाहे दोनों जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से स्वतंत्र भारत में राजनीति या विश्व समकालीन विश्व राजनीति, दोनों पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक अध्याय के मैंने गूगल क्विज बना रखे हैं और प्रत्येक अध्याय के मैंने एक नंबर के जितने भी प्रश्न मल्टीपल चॉइस बन रहे हैं उन सभी के वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप एक बार जरूर देखें। और अगर एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपके काफी सवाल सही हो जाएंगे। और लगभग पिछली बार मेरे जो स्टूडेंट है जिन्होंने ये वीडियो देख करके 99 और 98 तक जो पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें पूरी पाठ्यपुस्तक, पहली पाठ्यपुस्तक के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 30 या 35 मिनट के अंदर पूरी पाठ्यपुस्तक को मैंने मल्टीपल चॉइस प्रश्न या एक नंबर के प्रश्न के रूप में रिवाइज किया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, उन सब का लिंक पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पॉलिटिकल साइंस की, वो आप जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो अब बात कर रहे थे प्रश्न पत्र की, तो आपके जो प्रश्न आएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस के 18, रिक्त स्थानों के 6 और अति लघुत्तरात्मक के 12 प्रश्न, कुल मिलाकर 36 प्रश्न तो आपके इस टाइप के आएंगे। उसके अलावा लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके 10 प्रश्न आएंगे 2-2 अंकों के, तो कुल 20 अंकों के ये प्रश्न आएंगे। उसके बाद में दीर्घ उत्तरी यानी थोड़े से ज्यादा उत्तर देने पड़ेंगे आपको, उसमें 4 प्रश्न आएंगे और 3-3 अंकों के आएंगे, यानी 12 अंक ये हो गए। और निबंधात्मक प्रश्न आपके 3 आएंगे और 4-4 अंकों के आएंगे, तो 12 अंक ये हो गए। इस तरीके से आपके कुल 80 नंबर है। तो 80 में से 36 जो प्रश्न है वो आपके लगभग एक नंबर के और एक वन वर्ड टाइप के आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप सही उत्तर लिखते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं। निबंधात्मक में आप कितना भी अच्छा लिखो, 4 नंबर का है, उसमें से 3 या 2 नंबर, 2.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1 नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर आप टू द पॉइंट लिख देते हैं, उत्तर देते हैं, तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो ये प्रश्न आप 36 प्रश्न बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। उसके लिए मैंने गूगल क्विज भी बना रखी है, प्रत्येक अध्याय की गूगल क्विज पिछले साल बनाई थी, उसमें मैंने 15 प्रश्न प्रत्येक पार्ट के कवर किए थे। और इस बार मैंने थोड़ी सी मेहनत करके आपकी सुविधा के लिए मैंने 30, 35, 40 और 50 प्रश्नों तक की लगभग गूगल क्विज प्रत्येक अध्याय की बना रखी है। उसको भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है और इसके अलावा मैंने कम्युनिटी टैब पे इसी चैनल पे दिया हुआ है, और आप चाहेंगे तो और भी मैं आप इसी वीडियो में दे दूंगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा आइडिया बता दिया कि किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसमें मैं पूरी सहायता करूंगा। अब थोड़ा सा आपको मैं विषय वस्तु अंक बार बता दूं कि कौन सा अध्याय है, कितने अंकों का है। तो जैसे बात करेंगे, प्रथम जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें 2 ध्रुवीकरण जो अध्याय है उसके 6 अंक है। सत्ता के समकालीन केंद्र जो अध्याय है उसके भी 6 अंक है। समकालीन दक्षिण एशिया के 6 अंक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 6 अंक है। समकालीन विश्व में सुरक्षा 5 अंक होगी और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 5 अंक। इसके अलावा वैश्वीकरण जो पाठ है वो भी 6 अंकों का है। तो ये तो हो गए 40 अंक।
इस पाठ्यपुस्तक की। दूसरी जो पाठ्यपुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 5 अंकों का है। एक दल के प्रभुत्व का दौर है 4 अंकों का है। नियोजित विकास की राजनीति 5 अंकों की। अगला अध्याय जो है भारत के विदेश संबंध, ये भी 5 अंकों का है। इसके अलावा कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना 5 अंकों की। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 5 अंक, क्षेत्रीय आकांक्षाएं 5 अंक और भारतीय राजनीति नए बदलाव 6 अंक। इस तरीके से आपके कुल 40 अंकों की ये दूसरी पाठ्यपुस्तक होगी और दोनों मिलाकर के कुल आपके 80 अंक हो गए। अब जो थोड़ा सा इसमें ब्लू प्रिंट भी दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इस ब्लू प्रिंट की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि किस अध्याय से किस टाइप के प्रश्न आएंगे। जैसे बात करेंगे 2 ध्रुवीयता का अंत, तो इसमें से मल्टीपल चॉइस का एक प्रश्न आएगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति का एक प्रश्न आएगा और निबंधात्मक एक प्रश्न आएगा। तो प्रश्न कुल आएंगे आपके 3 इस पार्ट से, जिसमें कुल अंक होंगे 6 में से एक नंबर के तो रिक्त स्थान और मल्टीपल चॉइस वाला होगा और 4 अंकों का निबंधात्मक प्रश्न होगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है सत्ता के समकालीन केंद्र, इसमें मल्टीपल चॉइस का एक प्रश्न आएगा। अति उत्तरात्मक नंबर के जो भी 2 प्रश्न आएंगे एक नंबर के। इस तरीके से दीर्घ उत्तरात्मक यानी 3 अंकों का एक प्रश्न आएगा। इस तरीके से 3 + 1 और +2 यानी 4 प्रश्न आएंगे और 6 अंकों के आएंगे, यानी 6 अंकों का पार्ट हो गया। इस तरीके से समकालीन दक्षिण एशिया है, इसमें भी आप जो है एक अंक के 3 प्रश्न आएंगे यानी एक नंबर के और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा लघु उत्तरात्मक का और एक है वो वापिस अति लघु उत्तरात्मक आएगा। इस तरीके से 5 प्रश्न आएंगे 6 अंकों के। तो ये पूरा डिवाइडेशन है। आप चाहे तो मैं इसको भी टेलीग्राम चैनल पर दूंगा या आप इसको मैंने बोर्ड की साइट से डाउनलोड किया, तो आप यहाँ से इस तरीके से बोर्ड की साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे इससे संबंधित जो भी प्रश्न मॉडल पेपर दिया हुआ है, तो ये मॉडल पेपर आपके 3 घंटे 15 मिनट का दिया हुआ है। 80 पूर्णांक है और इसमें प्रश्न आपके जो भी आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होंगे। तो अगर मान लो उसमें भी अगर रूपांतरण वगैरह में कोई गलती है तो हिंदी माध्यम का जो भी प्रश्न होगा वो सही माना जाएगा। अब इसमें लास्ट के जो प्रश्न होंगे उनमें प्रश्न संख्या 14 से 20 में आंतरिक विकल्प है, यानी आपको उसमें चॉइस भी दी हुई है। अब यहाँ से जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है सेक्शन ए में, शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, कब गिराई गई, कितने साल तक रही, सारे के सारे मैंने एक चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में आपको कवर करके उसमें वीडियो में बताया हुआ है, तो एक बार वीडियो जरूर देखें। अब आज पूरे इस प्रश्न पत्र को मैं हल करने का प्रयास करूंगा जो भी मॉडल पेपर बोर्ड ने दिया है और काफी हद तक लगभग 100% इसी पैटर्न पे आपके प्रश्न आएंगे। सवाल हो सकते हैं चेंज हो जाए, प्रश्न चेंज होंगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो इसी को मैंने आपकी सुविधा के लिए पूरा सॉल्व करके बना रखा है। तो ये आप देखेंगे 80 अंकों का है, 3 घंटे 15 मिनट का। ये अंक बार मैंने आपको पहले बता दिए कौन सा अध्याय कितने अंकों का है। अब बात करेंगे जैसे जो मॉडल पेपर है, तो इसमें आपको सबसे पहला प्रश्न था शीत युद्ध की प्रतीक बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, तो इसका जो सही आंसर है 1989 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, 69 में बनी थी और 89 में इसको गिराया गया। दूसरा है प्रश्न है यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो ऑप्शन है 2010, 12, 14 और 2008। तो सही आंसर है 2012। अगला प्रश्न है खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का संबंध किस देश से है, तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी जिसको ISI शॉर्ट में कहते हैं, तो ये खुफिया संस्था है और एक तरह से बदनाम संस्था है और ये पाकिस्तान की खुफिया संस्था है। जैसे भारत में खुफिया संस्था में CID है, रॉ है, इस तरीके से पाकिस्तान की जो खुफिया सर्विस है या सर्विसेज इंटेलिजेंस है ये ISI कहलाती है। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 का जो हमला माना जाता है अमेरिका में हुए आतंकी हमले का किस संगठन द्वारा किए गए थे। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, हमास है, अलकायदा है, तालिबान है और ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS। तो इसका रोल फिलहाल अमेरिका में नहीं था, जो अमेरिका में जो हमला हुआ वो अलकायदा ने करवाया था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बर्गर और नीली जींस की लोकप्रियता का नजदीकी संबंध किस देश की जीवन शैली से है, तो ये वैश्वीकरण वाला जो पार्ट है उसी में से आपको ये प्रश्न बना हुआ है। बर्गर और नीली जींस वाला अगर आपने अध्याय अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर है अमेरिकन संस्कृति यानी अमेरिकन कल्चर है वो बर्गर और नीली जींस के लिए लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध में किसकी भूमिका रही है। अब मैं हर बार कहता हूं कि आप जो भी प्रश्न है उसको समझें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। कई बार प्रश्न को समझ नहीं पाते और उत्तर गलत दे देते हैं। अब यहाँ पूछा हुआ है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध में, अब कई बार गलती से जल्दबाजी में भारत के में जो वैश्वीकरण है उसके पक्ष में किसकी भूमिका रहती है, लेकिन यहाँ पूछा है प्रतिरोध में यानी उसके विरोध में किसकी भूमिका रही है। तो ऑप्शन है इंडियन सोशल फोरम है, अगला है वामपंथी है
औद्योगिक श्रमिक, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैश्वीकरण का कौन कौन विरोध कर रहा है। तो वैश्वीकरण का विरोध है इंडियन सोशल फोरम भी कर रहा है, वामपंथी दल भी इसका विरोध करते हैं, और औद्योगिक श्रमिक भी इसका विरोध करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ऐसे प्रश्नों में आपको प्रश्न को जरूर समझना कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। कभी भी परीक्षा में जल्दबाजी नहीं करें, और इस बार या पिछले 3-4 साल से 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाता है। सामान्य रूप से जो पहले बोर्ड के पेपर होते थे वो 3 घंटे का होता था, लेकिन 15 मिनट आपको बोर्ड का पेपर है वो उसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लें और समझें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। जल्दबाजी नहीं करें और टू द पॉइंट उत्तर लिखें। पॉलिटिकल साइंस में कहीं भी आपको एक्स्ट्रा गाथा जाने की जरूरत नहीं है, जो भी पूछा है उसका टू द पॉइंट आंसर दें। मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आंसर देने अगले प्रश्नों में। अगला जो प्रश्न है 1948 में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां चुनाव करवाए थे। तो ऑप्शन है त्रिपुरा, गुजरात, मणिपुर या उड़ीसा। तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर के जो महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए थे और पहली बार भारत में इस सिद्धांत पर चुनाव करवाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उससे जुड़े हुए या जुड़े हुए अर्थशास्त्री कौन थे। ये प्रश्न सारे बोर्ड के पेपर है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से जैसे यूरोपीय संघ है, इसके अलावा ये है बर्गर इंटेलिजेंस वाला है। अब जो भी बोर्ड का पेपर आएगा वो इस तरीके से आएगा, जिसमें प्रश्न हिंदी में होगा और इंग्लिश में भी होगा। जैसे अभी वैश्वीकरण के प्रतिरोध का पढ़ा, अभी मैंने ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का बताया था मणिपुर का। अगला प्रश्न है जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुटे अर्थशास्त्री कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके, वर्गीस कुरियन, पीसी मालनोबिस, के.एन. राज और चरण सिंह। तो इस तरीके से ये आपके इंग्लिश में भी होगा। तो यही मैं आपको पूछ रहा था अब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अर्थशास्त्री कौन थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े जो अर्थशास्त्री थे वो थे पीसी मालनोबिस, यानी प्रशांत चंद्र मालनोबिस, जो उन्होंने सांख्यिकी के विद्वान थे और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। इसके अलावा के.एन. राज है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए थे। वर्गीस कुरियन है, अब होता है ये जो भी फ्लड, ऑपरेशन फ्लड था, दुग्ध क्रांति है, श्वेत क्रांति है, उससे जुड़े हुए थे। चौधरी चरण सिंह है वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस तरीके से आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है। एक एक प्रश्न ऑप्शंस को आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को प्रमुखता दी गई। बस अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपके उत्तर भी मिल गया। कई बार पूछा भी जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई या कौन से सालों के दौरान थी। तो इसमें इसी प्रश्न में इसका उत्तर आ गया 1951 से लेकर 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। अब इसमें किस क्षेत्र को प्रमुखता दी, तो इसमें ऑप्शन है उद्योग, सहकारिता, कृषि या रक्षा। तो सबसे पहला जो भारत में शुरुआत में कृषि पे जोर दिया, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया था, दूसरी में उद्योगों पे। और पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े जो विशेषज्ञ थे वो थे के.एन. राज, दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े जो विशेषज्ञ थे वो थे पीसी मालनोबिस। तो ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। आपके 4 ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब इस ऑप्शंस के हिसाब से या आपकी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से जो भी आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया था। इसका जो गठन था वो कैप्टन मोहन सिंह पहले कर चुके थे, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में और आपके लेवल से अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ, तो यही आपके सही है। अगला प्रश्न है कि 1956 में सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुएज नहर है वो आपको पता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी जो यूरोप की एशिया से जो भी दूरी थी उसको हजारों किलोमीटर की दूरी को कम किया। अगर विश्व का नक्शा आप देखेंगे तो पहले जब यूरोपीय लोग हैं वो भारत आते थे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करके, उसको पार करके आते थे, तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगता था, कई महीनों का सफर होता था। लेकिन सुएज नहर के बन जाने से भूमध्य सागर से सीधे लाल सागर से होकर के हिंद महासागर में या अरब सागर में जो भी जहाज है वो आ सकते हैं। तो सुएज नहर के मामले में मिस्र पे आक्रमण है वो 4 ऑप्शन है, किसने किया था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन, 1956 में किया था। तो सुएज नहर से संबंधित भी काफी प्रश्न आपके बनते हैं, कौन से देश में है, तो जैसे मिस्र में है, किन महासागर को जोड़ती है, तो मैंने आपको बताया भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और 1956 में इसका सुएज नहर संकट हुआ था जिसमें ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया था। अभी जो ये नहर है इस पर मिस्र का अधिकार है। अगला प्रश्न 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कौन से राष्ट्रपति द्वारा की गई। 4 ऑप्शन हैं फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, वी गिरी और जाकिर हुसैन। तो 4 ऑप्शन में से इंदिरा गांधी ने जब 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी, जब उनके निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था।
तो उसी दिन या उसी के दरमियान उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये सही आंसर हो गया, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न, आपातकाल की पृष्ठभूमि में वर्ष 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो पब्लिक मार्च, जो संसद मार्च हुआ था, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर के संसद तक गए थे। तो उसमें ऑप्शंस हैं राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह। तो इस आपातकाल में संसद मार्च का जो नेतृत्व किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी ने किया था। जेपी नाम से फेमस है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, दिसंबर 1961 से पूर्व तक संघ शासित प्रदेश गोवा में किस देश का शासन था? तो आपको पता है कि भारत के अधिकांश जो भी भाग है वो सारे ब्रिटिश उपनिवेश थे, यानी अंग्रेजों के कब्जे में थे, लेकिन जो गोवा था वो किसी अन्य के कब्जे में था। तो 4 ऑप्शन है, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन। तो जो गोवा था वो पुर्तगाल के अधीन था, तो पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। तो 1961 को गोवा जब आजाद हुआ, भारत में शामिल हुआ, उससे पहले तक वो पुर्तगाल के अधीन था, यानी उस पर पुर्तगाल का शासन था, उसका उपनिवेश था। एक फेमस जो जुमला राजनीति में बहुत फेमस है, आपने भी पढ़ा होगा, आयाराम गयाराम, राजनीतिक जुमले के रूप में उल्लेखित जो विधायक थे गयालाल, जिन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 बार पार्टियां चेंज की थी, वो मामला किस राज्य से संबंधित था? 4 ऑप्शन हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो जो गयालाल जो भी एमएलए थे, उसके जिनके नाम से आयाराम गयाराम का जुमला बना, वो हरियाणा के एमएलए थे। तो इसका सही आंसर हो गया हरियाणा। अगला प्रश्न, संघ सरकार और आसू ASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच में असम समझौता कौन से साल में हुआ? 1984 में, 87 में, 85 में या 89, 89 में? तो इसका सही आंसर है 1985 में। अगला प्रश्न है, मार्च 1998 में भाजपा ने राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA है, गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको उस समय बताना कि मार्च 1998 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, लाल कृष्ण आडवाणी या HD देवगौड़ा। तो 1998 मार्च में भाजपा की जो लीडरशिप में जो भी राजग की गठबंधन सरकार बनी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, NDA की, तो उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही आंसर हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है हमारा, 1990 में मंडल कमीशन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी? तो मंडल कमीशन के संबंध में भी कई प्रश्न आपके बनते हैं, जिसमें मंडल कमीशन किसके नाम से हुआ? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी BP मंडल, जिनको शॉर्ट में मंडल आयोग कहा जाता है, उनके नेतृत्व में जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग की नौकरियों के लिए जो आयोग गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशों को प्रधानमंत्री VP सिंह ने लागू किया था 1990 में। तो उसमें कितनी सिफारिश OBC के लिए कितने % की गई थी? 4 ऑप्शन है, 12, 16, 27 या 10। तो 27% इसकी आरक्षण की सिफारिश की गई थी OBC के लिए। और इस मामले पे खूब सारे देश में दंगे वगैरह भी हुए थे, खूब सारा विवाद वगैरह हुआ था। और 10% जो है वो भी EWS के लिए है। इस तरीके से ये मंडल आयोग भी काफी फेमस है। अगला जो पार्ट है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो मैंने अभी आपको मॉडल पेपर में बताया था कि प्रश्न आपके 18 प्रश्न तो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, मैंने आपको शुरू में बताया था, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें आपके 18 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, 6 प्रश्न रिक्त स्थानों के आएंगे और 12 प्रश्न आपके 1-1 नंबर के आएंगे। तो ये मैं इस वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगले प्रश्न मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न है, दिसंबर 1991 में खाली जगह के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो उस समय आपके बताना है कि सोवियत संघ के जो भी राष्ट्रपति कौन थे या उसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है बोरिस येल्त्सिन। अगला प्रश्न है, 1998 में पाकिस्तान ने खलीजों की पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया, यानी पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण कहाँ किए? जहां भारत ने पोखरण में किए थे 1974 में पहला, और 98 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दूसरी बार किया था। तो पाकिस्तान ने किया था वो चगाई पहाड़ी थी, तो इसका आंसर हो गया चगाई पहाड़ी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव कौन है? तो 9वें महासचिव का मतलब जो वर्तमान में है तो एंटोनियो गुटेरेस है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में कौन से देश में हुई? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो ब्राजील में हुई थी, तो इसका सही आंसर हो गया ब्राजील। अगला प्रश्न है, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे कौन सा मॉडल कहा गया? तो उसे केरल मॉडल कहा गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पाठ्य पुस्तक में जो बॉक्स में दिया हुआ, तो पाठ्य पुस्तक में जो भी बॉक्स में कंटेंट दिए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी खूब सारे प्रश्न बनते हैं और बोर्ड में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, 1974 में
रेलवे कर्मचारियों की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी उसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज फर्नांडिस, जो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने उस समय मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी बने। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो 1974 में रेलवे कर्मचारी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल उनके नेतृत्व में हुई थी। तो ये 6 प्रश्न आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थानों की पूर्ति के। अब है अति लघुत्तरात्मक यानी एक एक अंक के प्रश्न। तो ये प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद में जो शेष भाग होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है 1967 में आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आसियान जो संगठन है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत हासिल करना। दूसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ के यानी यूरोपीय यूनियन के झंडे में 12 सितारे किस बात के प्रतीक है? तो यूरोपीय यूनियन जिसकी मुद्रा आपको बताया यूरो है, उसमें 12 जो रंग है सितारे हैं वो सोने के रंगों के सितारे का घेरा है, यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए 12 सितारे इसमें रखे गए। अगला प्रश्न, भारत की कौन से पड़ोसी राष्ट्र के साथ में लुक ईस्ट की नीति जो है 2014 के बाद में एक्ट ईस्ट के नाम से जानी जाती है? तो पहले लुक ईस्ट की नीति थी वो एक्ट ईस्ट के नाम से जानी जाती है, वो देश है पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अगला है साप्टा, SAFTA का फुल फॉर्म बताइए? तो साप्टा है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये साप्टा की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945 को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई उसी समय भारत है वो शामिल हुआ था। हालांकि उस समय भारत आजाद होना था, लेकिन भारत है वो यूएनओ में संस्थापक देशों में शामिल है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम सरकार किस राज्य में और कब बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार तो विश्व में कई बार बनी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्रथम सरकार है पूरे विश्व में कहें और भारत में कहें तो वो केरल राज्य में 1957 में 57 में बनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मतदाता सूची के पहले प्रारूप में महिलाओं के नाम कौन कौन से नामों से दर्ज किए गए थे? तो पहली बार जब 1951-52 में चुनाव हुए उस समय जो वोटर लिस्ट बनी थी उसमें महिलाओं के नाम है वो उत्परांग नाम थे, जैसे अल्लाह की बेटी, फला की बेटी, इस तरीके से अल्लाह की बीवी, फला की बीवी, इस तरीके से नाम है वो दर्ज किए गए थे। अगला है भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई संस्था बनाई और कब बनाई? तो आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो उस समय 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी और जिसके बाद योजना आयोग ने विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी की थी। लेकिन बात इसमें है कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनाई है? तो भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग NITI आयोग, NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हिंदी वाला नीति नहीं होकर के इंग्लिश वाला यानी NITI आयोग है, इसकी स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की। तो ये इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव को किया था, वो किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई में जो उद्योगपति मिलकर के 1944 में जो प्रस्ताव था उसको नाम दिया बॉम्बे प्लान, क्योंकि इसका जो भी प्लानिंग हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी, तो बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो जम्मू कश्मीर की जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो थी महबूबा मुफ्ती। अप्रैल 2016 में जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब आपको पता है जम्मू कश्मीर है वो 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के नाम से। पहले जो राज्य था उस समय महबूबा मुफ्ती है वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी इसकी। अगला है तलाक से जुड़े अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1986 में। अगला प्रश्न है, आपको पता है 12 प्रश्न इसमें होंगे। तो 1989 में आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद में विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी, यानी विपक्ष में बैठना किसने स्वीकार किया? तो वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। अब जो प्रश्न है वो है खंड ब है, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा लगभग 50 शब्दों में आपको देने। तो ये प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 20-25 मिनट का ऐसे भी हो गया। तो अगले वीडियो में इस अगले भाग को मैं बताने का प्रयास करूंगा। और मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने शुरू में दी है, कौन सा चैप्टर कितने अंकों का है, इसके अलावा प्रश्न किस टाइप के आएंगे, कितने अंकों के आएंगे। और मैंने प्रत्येक चैप्टर के गूगल क्विज भी बना रखी है, प्रत्येक चैप्टर के आपके 1 वर्ड के जो भी प्रश्न जितने भी चैप्टर से बनते हैं वो सारे मैंने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं। और एक वीडियो मैंने पूरी बुक वाइज बनाए हुए हैं कि पूरी पाठ्य पुस्तक से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन रहे हैं वो सारे मैंने एक वीडियो में कवर किए। तो वो 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा है और फायदा उठाया, तो आप भी जरूर देखें। मैं उन वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं।
और गूगल क्विज के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले दी रखी है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, या मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर के भी आप गूगल क्विज का लिंक है, उस लिंक पे आप जैसे ही गूगल क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शंस आएंगे, प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर आएंगे, आपको उत्तर सिलेक्ट करते सबमिट करना है अंत में, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका स्कोर दिख जाएगा कि आपने 50 प्रश्न थे या 20 प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न थे उनमें से कितने प्रश्न सही उत्तर आपने किए और कितने गलत किए, और उनका सही उत्तर क्या है। जब आप वापस चेक करेंगे तब उनका सही उत्तर भी पता चल जाएगा, और उस क्विज को आप कितनी बार भाग ले सकते हैं, और बार बार भाग लेकर के आप कोशिश करें कि आप 100 में से 100%, यानी अगर 50 प्रश्न तो 50 के 50 प्रश्न सही करें, ऐसी स्थिति में आ जाए तो आपको बोर्ड में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी पूरी मैंने आपको बता दी कि बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है उसको मैंने आपको हल करके बताया। शेष जो इसका भाग है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक पे या और किस चैप्टर पे अगर कोई अलग से वीडियो वगैरह चाहिए तो भी आप जरूर बताएं, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।